चलिए, अच्छा जी, हम लोग कल लास्ट डिस्कशन कर रहे थे वेरिएशन की, राइट? ओके, अच्छा जी, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आप किसी को ट्रेड से नहीं रोक सकते, शादी से नहीं रोक सकते, ये बातें पढ़ी थी। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ट्रेड, मैरिजेस, ये बातें पढ़ी थी। तो बेटा ये हमने पढ़ा था ये वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो उसमें तो पार्टनर्स आपस में तय यही कर रहे होते हैं कि जनाब आप कोई और बिजनेस, कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर रहे होंगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन ही है ट्रेड के ऊपर। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? अलाउड है। ये समझ आती है कि अगर वो कोई और बिजनेस करेगा तो इनफैक्ट वो कंपीटिंग बिजनेस हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, किसकी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। सपोज मैं करूं कि हम सब पार्टनर्स हैं, हमारा बिजनेस केमिकल्स का है, मैंने साथ में एक और फर्म खोली हुई है केमिकल के बिजनेस की। कोई क्लाइंट आएगा, मैं इधर लाऊंगा कि अपने बिजनेस में लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे इतने लोग हैं शेयरिंग के लिए, प्रॉफिट इतना सा हिस्से में आना है, यहाँ पे सारा प्रॉफिट शायद जेब में आ जाए। बात समझ आ रही है? सो ये चीज़ अब पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। जी प्लीज पढ़िए मेरे लिए। जी बेटे पढ़ो। The Contract Act 1872 declares agreements in restraint of trade to be void. बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने पढ़ी हुई है। However, the Partnership Act 1932 creates an exception to it. Partnership contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is the partner. कि वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा, कंपीटिंग भी बात नहीं करेगा। क्या कहता है? पार्टनर एग्री कर सकते हैं कि पार्टनर कोई और बिजनेस नहीं करेंगे, यहां तक एग्री किया जा सकता है, और ये रिस्ट्रिक्शन भी वैलिड रिस्ट्रिक्शन समझी जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा, अब जरा प्लीज हम एक काम करते हैं, हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले उसने मिक्स कर दिया राइट्स और ड्यूटीज को। मैं आपको पहले राइट्स पढ़ाता हूं, फिर हम ड्यूटीज पढ़ते हैं वापस आके, ठीक है? चलो जी, पहला राइट। अब जिस तरह हमने जर्नल ड्यूटीज पढ़ी थी, कुछ जेनेरिक राइट भी हैं जो कि एग्रीमेंट से चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो एग्रीमेंट से चेंज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो जरा पढ़ते हैं। पहला राइट क्या है, जरा पढ़िए। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये इस क्लास के हैं? ओके, ठीक है। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पढ़ लो पहले। सो यही यानी हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस अफेयर्स के अंदर, बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे, मतलब एक्टिव पार्टनर होगा। हाँ, वो अलहदा बात है, आप एग्रीमेंट करके एक्टिव पार्टनर नहीं रहना चाहते तो आप रह लें। मेरी बात समझ आ रही है? जरा पढ़ते हैं, पढ़िए प्लीज, एग्जाम्पल पढ़िए जरा। 7 जी डन। एग्जाम्पल आगे चलिए, फिर अगला राइट। आप आर छोटा सा लिख लीजिएगा इसके ऊपर कि ये राइट है। अगली ड्यूटी लिखी हुई है, हम इसको छोड़ के थर्ड पे चलते हैं, राइट के ऊपर। राइट टू बी कंसल्टेड, कि भाई पूछो मुझसे, मेरे से भी मशवरा लो। अच्छा, अब जरा एक प्रिंसिपल यहां पे लिख रहा हूं कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है, तो जनाब डिसीजन होगा मेजोरिटी के साथ। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 10 पार्टनर्स हैं जी, तो डिसीजन कैसे हो जाएगा? सिंपल मेजोरिटी निकालिए, 6 लोगों के साथ। 6 पार्टनर एग्री तो डिसीजन पास। 4 लोग हैं तो 3 लोग पास कर दें, 5 लोग हैं तो 3 लोग पास कर दें। बात समझ आ रही है? तो मेजोरिटी मेंबर पार्टनर एग्री, मतलब सबका एग्री करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई डिसीजन है जो नेचर ऑफ बिजनेस को इफेक्ट कर देगा, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो आप, उसमें आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो फिर कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल है आपका। बिजनेस आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, या मैं यूं कहूं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर डिसीजन होगा तो सबकी इजाजत के साथ। अभी इस जैसी बात हमने एक पढ़ी हुई है, कौन सी? हमने कल
कल टाइप पढ़े थे सब पार्टनर की टाइप में लिखा हुआ था कि अगर मैं अपना राइट किसी स्ट्रेंजर को सरेंडर करना चाहता हूं तो मुझे तमाम पार्टनर्स की इजाजत चाहिए। चले बेटे आप पढ़े मेरे लिए कोई ये। जी, राइट टू बी कंसल्टेड। Right to be consulted. Every partner has the right to be consulted before any matter is decided. Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners in good faith, but no change may be made in the nature of business without the consent of all the partners. Done? Clear ये प्रिंसिपल? ओके परफेक्ट। एग्जाम्पल 9 और 10 पढ़िए प्लीज। ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपल बना रहा हूं ना, ये आप बनाते जाइएगा, आखिर में ना इन सबको एक पेज के ऊपर समराइज कर लीजिएगा, तो आपके लिए केस स्टडी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बना रहा हूं कि प्रिंसिपल्स जब केस स्टडी आए तो ये माइंड में ये पूरा पैराग्राफ शायद उस वक्त क्लिक ना करे, लेकिन ये जो छोटा सा पॉइंट बनाया होगा, ये छोटा सा जो इसी यही पॉइंट देख के बनाया हमने, ये शायद हमारे लिए क्लिक कर जाएगा। जी प्लीज एग्जाम्पल 9 और 10। देन नेक्स्ट पढ़ ली सबने जी 9 10। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.3.4 Right to have access to the बुक्स। बेटा देखो बुक्स क्या हैं, फाइनेंशियल, आपकी फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनेंशियल्स के अलावा भी बुक्स होती हैं, प्लीज़ ये बात याद रखिएगा। जब एक बिजनेस चल रहा है तो उसमें मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। जैसे मैं अगर कंपनी के बारे में बताऊँ, पार्टनरशिप फॉर्म के ना भी, चलो पार्टनरशिप फॉर्म के बाद बुक्स ऑफ पार्टनर्स हो सकती हैं। जैसे बुक्स ऑफ कंपनी के हवाले से तो डायरेक्टर्स की किताबें हैं, लीगल एडवाइज़र की बुक्स हैं, मेंबर्स की बुक्स हैं, मॉर्गेजेस की बुक्स हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, तो हम उनको भी बुक्स में ही शुमार करते हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बुक का हिस्सा है, बुक इससे ब्रॉडर टर्म है। इज दैट क्लियर? सो वो कहते हैं बुक का मेरे अगर हम पार्टनर्स हैं तो हमारा हर एक का राइट है कि हमें वो बुक्स को एक्सेस मिले, हम उसको इंस्पेक्ट कर सकें, हम देख सकें जो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा बना है वो ठीक कैलकुलेट हुआ है, हक है ना हर एक का, और हम इसकी कॉपी लेना चाहें तो वो भी ले सकें। जी प्लीज पढ़ दें बेटे। Right to have access to the book. Every partner has the right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm. ठीक है जी, चलिए प्लीज एग्जाम्पल 11 पढ़िए जरा फिर प्लीज। बहुत सी मल्टीपल बुक्स, जैसा मैं कहूँ लोन की भी बुक होती है, मॉर्गेज की बुक। ठीक है, एग्जैक्टली। बुक्स का मैं ये कहना चाहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हिस्सा है बुक्स का, इसके अलावा जितने वाउचर्स हैं, जितने एविडेंसेस हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो हैं। देखो एक ट्रांजैक्शन होगी, तुमने एक एंट्री पास कर दी, जर्नल एंट्री, उसके पीछे कोई परचेज इनवॉइस भी तो लगेगी, सेल इनवॉइस भी तो लगेगी, कोई बिल भी तो लगेगा, तो वो चीज़ें क्या हैं, वो बुक्स का हिस्सा ही हैं, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। अब कुछ म्यूचुअल राइट्स और लायबिलिटीज की बात करने लगा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन, सैलरी। जनाब पार्टनर्स जो है ना, ये बिजनेस करने आए हैं, ठीक है। agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। तो ये बिजनेस करने आए हैं, सैलरी नहीं मिलनी इनको, इनका कोई राइट नहीं है सैलरी का। हाँ अगर तय कर लें तो कोई प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल। जैसा फॉर एग्जांपल हम सारे पार्टनर्स हैं, लेकिन आप सारे पार्टनर्स में से मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मैं डे टू डे अफेयर्स मैनेज करता हूँ। आप में से कोई भी बिजनेस पे नहीं आता, मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, सारा बिजनेस संभालता हूँ, सब चीज़ें मैं कर, तो शायद आप लोगों के दिल में ख्याल है कि इसको थोड़ी सैलरी भी दे देते हैं इन एडिशन टू दी प्रॉफिट। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ प्रॉफिट भी शेयर कर रहा हूँ, मेरा हो सकता है मेरा सलमान साहब का जो प्रॉफिट शेयर है दैट मे बी 10%, बट इन एडिशन टू दैट आप एग्री कर सकते हो कि सलमान को हम सैलरी दिया करेंगे से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाएं तो मेरा ये राइट है टू रिसीव द रेम्यूनरेशन, अदरवाइज देयर इज नो राइट टू रिसीव एनी सैलरी फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर सैलरी ड्रॉ
नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? यानी कि इनबिल्ट अगर डिफॉल्ट, अब हम कुछ बातें किया करेंगे, अभी जब मैं आपसे बात करूंगा जितनी भी बातें पढ़ेंगे, हम डिफॉल्ट पोजीशन की बात किया करेंगे और हम साथ बात किया करेंगे कि अगर हम इसे एग्रीमेंट के थ्रू चेंज कर दें। इज दैट क्लियर? अभी मैं जितनी बातें करूंगा मैं इस तरह बात किया करूंगा कि डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, कि कोई सैलरी नहीं है, हाँ एग्री कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में तय करने में। चलो जी प्लीज, रेम्यूनरेशन। A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. It is, however, usual to allow some remuneration to the working partners provided there is a specific agreement to that effect. इज दैट क्लियर? तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी हाँ अगर एग्री कर ले तो। प्लीज एग्जांपल 12 पढ़िए। सैलरी जी जी हाँ जी, सैलरी रेम्यूनरेशन वगैरह। Done? यस सर कोई ट्रांसलेशन इशू? नो। नेक्स्ट राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। भाई हर एक का राइट है कि उसने प्रॉफिट शेयर करना है और लॉस भी शेयर करना है, ठीक है, ये राइट है उसका, ठीक हो गया। लेकिन अगर कुछ एक टाइप ऑफ पार्टनर हमने पढ़ी है, कौन सी? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। वो क्या करता था? सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करता था, लॉस में शेयर नहीं करता था। हाँ, अल्टीमेट लायबिलिटी क्या होती थी? अनलिमिटेड। तो बेटा वही बात वो बताने लगे कि वंस अगेन हर पर्सन, हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करे, और प्रॉफिट शेयर का मतलब है जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा उसी रेशियो में लॉस भी शेयर करेगा। और अगर आप चाहते हो कि सपोज सलमान नहीं चाहता कि वो लॉस शेयर करे, तो पार्टनर्स आपस में अगर एग्री कर लें तो वो इस प्रोविजन के अगेंस्ट एक्सेप्शन क्रिएट कर देंगे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आई? जरा पढ़िए प्लीज मेरे लिए लाइन। Sharing profits and losses. In the absence of a contract to the contrary, यानी इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी मींस इसके बरक्स अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जी, every partner has a right to share profits equally earned by the firm. तो हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करे। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके बरक्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन द एब्सेंस यानी नज़र नहीं आ रहा, द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, जो मैं बात बताने लगा हूँ इसके बरक्स मुझे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका एग्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करेगा जी। The partners are bound to contribute to the losses sustained by the firm. जी ठीक है। An agreement to share profits may imply an agreement to share losses also. या अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो मैं अगर कह रहा हूँ 20% प्रॉफिट का शेयर होल्डर हूँ या पार्टनर हूँ, तो मेरा लॉस का शेयर भी 20% ही है जी। प्लीज एग्जाम्पल 13 और 14। जी नेक्स्ट राइट क्लियर? अगले पॉइंट नेक्स्ट राइट, हर पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप कंपनी के अंदर क्या कहते हो, अपने फंड या बाहर से लिए हुए फंड। दो ही तरह से फंड्स होते हैं ना, या तो ऑनर्स के अपने फंड होते हैं या वो लेंड करते हैं। ऑनर्स का अपना फंड क्या होता है? इक्विटी, ऐसा ही है। तो ये जस्ट लाइक इक्विटी है ना, कि ऑनर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो क्या वो कहता है, पहली बात, बाय डिफॉल्ट इन अ पार्टनरशिप बिजनेस कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, ये इक्विटी है बिजनेस की, आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पार्टनर कहें कि हम अपने कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट लिया करेंगे। बाय डिफॉल्ट ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर एग्री कर लें तो कर सकते हैं भाई। सपोज ये तीन पार्टनर है XYZ, ये अगर एग्री कर जाएं आपस में एग्रीमेंट में कि हम अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर 10% इंटरेस्ट लिया करेंगे,
तो भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तीनों को कोई तकलीफ नहीं तो आपको क्या तकलीफ है। सो 10% इंटरेस्ट हर मंथ चार्ज किया करेंगे या एनुअल चार्ज किया करेंगे, उसको 12 महीने पे डिवाइड कर लेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हो सकता है 10% चार्ज करें तो शायद ये 50,000 बने एनुअल, ये 20,000 और ये 30,000, तो ये एनुअल पेमेंट करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस पेमेंट करेगा इन पार्टनर्स को एज एन एक्सपेंस। यानी पार्टनरशिप जब अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगी XYZ फर्म की, तो वहां पे जहां पे रेवेन्यू लिखा जाएगा तो रेवेन्यू के साथ खर्चे भी तो लेस होने हैं, तो एक्सपेंसेस में क्या फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं आते, तो वहां पे क्या आ जाएगा फिर फाइनेंशियल एक्सपेंस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ आई? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सपोज 1 लाख रुपया, ऐसे ही है जी, साल का, साल की बात कर रहा हूं, 1 लाख ही बनता है ना वो। लेकिन अब एक बात छोटी सी लॉ यहां पे समझाने लगा है कि ठीक है, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बिकॉज ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। ऑनर फंड पे कौन, अपने फंड्स पे कौन इंटरेस्ट लेता है, तो जरूरत नहीं है, ये पार्टनर्स हैं, ये बिजनेस करने आए हैं, ये प्रॉफिट लें, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन अगर पार्टनर्स एग्री कर जाए तो लॉ कहता है ठीक है, फिर अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, आना उतना ही है, एक तरीका है ना बिजनेस को एक्सपेंस शो करने का, लॉसेस शो करने का, ठीक है। टैक्स भी तो कम पड़ेगा ना, ये भी तो देखो। अच्छा, सो 10% इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये अगर इंटरेस्ट आ गया सपोज ये, ठीक है, अब लॉ ये बस ये समझाना चाहता है कि फिर एक बात का ख्याल रखें कि बिजनेस फर्म यानी कि बिजनेस ये इंटरेस्ट तब पे करेगा जब वो प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि लॉसेस हैं और वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, ना 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 ना, सिर्फ प्रॉफिट की सूरत में हम ये इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी बिजनेस अगर प्रॉफिट में होगा तो इसके लिए इसका मतलब एक कंडीशन क्या हुई, बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, बेशक आपने तय कर लिया होगा, बेशक आपने तय कर लिया हुआ है। इज दैट क्लियर? चलो जरा पढ़ो फिर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। No partner is allowed to receive any interest on capital as a general rule, but a partner is not a creditor of the firm. क्यों? बिकॉज के पार्टनर एक क्रेडिटर नहीं है, कोई लेंडर नहीं है कि तुम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो इस कैपिटल अमाउंट के ऊपर। जी, Interest on capital is allowed only when agreed among the partners. जब पार्टनर एग्री कर ले तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एज पर एग्रीमेंट। Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed investment by him, such interest will be payable out of the profits earned by the firm. तो सिर्फ प्रॉफिट अगर फर्म को हुए तो उसमें से पे करेंगे, अदरवाइज फर्म पेमेंट नहीं करेगी। प्लीज एग्जांपल नंबर जरा 15 पढ़िए। जी पढ़ ले। जी डन। ओके, सो कैपिटल के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर एग्री कर लें तो दे सकते हैं, लेकिन देंगे उस सूरत में, बिजनेस उस सूरत में इंटरेस्ट पे करेगा जिस सूरत में प्रॉफिट होगा। सेकंड सिनेरियो, बिजनेस चल रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो चुकी है, बाय डिफॉल्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही पार्टनर्स ने एग्री किया है, लेकिन बीच में कहीं पे पैसों की ज़रूरत पड़ी और एक पार्टनर ने 500,000 रुपीज़ इंजेक्ट कर दिया, मिस्टर वाई ने मजीद एडवांस दे दिया इन एडिशन टू द कैपिटल अमाउंट। कैपिटल तो वो दे चुका है, लेकिन चूंकि ज़रूरत पड़ी, पैसा नहीं है, तो अक्सर पार्टनर्स आपस में कहते नहीं, यार तेरे पास ले आ, बिजनेस में चाहिए पैसा, वो पैसा ले आया 5 लाख रुपया।
ये अब एडवांस है। एडवांस मींस इन एडिशन टू दी कैपिटल अमाउंट। ये कैपिटल नहीं है, ये वापस करना है बिजनेस ने, उधार ले रहा है बिजनेस। बात समझ आती है? डेट है सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस के लिए। सो एडवांस पे किया जा रहा है, एक मिस्टर वाई एडवांस अमाउंट दे रहे हैं फर्म को। इट्स लाइक अ लोन कि बिजनेस क्या कर रहा है, डेट ले रहा है, जिस तरह आपने कहा कि डेट मिल रहा है। सो इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्रोविजन क्या कहती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 6% इंटरेस्ट। बेंचमार्क सेट है कि अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल से ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा एडवांस की सूरत में, तो बिजनेस उसे क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट ऑफ 6%। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है इस दुनिया में, इवन दैट यू आर गेटिंग दैट मनी आउट ऑफ योर ऑनर्स पॉकेट। आप मजीद पैसा ले रहे हो ऑनर से, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, दैट्स ऑल। बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, और इस इंटरेस्ट को पे करते हुए बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं डज नॉट मैटर। बिजनेस को ये लेंडर का पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बेशक लेंडर अपना ही बंदा। इज दैट क्लियर? सो 6% का बेंचमार्क डिसाइडेड है। तो इसका मतलब है अगर अब मैं कहूं कि अगर ये बाय डिफॉल्ट प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना पड़ गया फिर, 6%। तो अगर मैं कहूं कि वाई के केस में 5 लाख रुपए के ऊपर 6% एडवांस, ये तो होगी डिफॉल्ट प्रोविजन। एग्रीमेंट में यू में डिसाइड अ हायर परसेंटेज, अमाउंट लिख दिया सॉरी, हायर परसेंटेज। आप हायर अमाउंट डिसाइड कर लो, लोअर नहीं कर सकते। क्यों? लोअर बेंचमार्क डिसाइडेड है 6% पे, तुमसे 6% से कम पे उधार नहीं मिलना मार्केट से। एडवांस अगर कैपिटल में ऐड हो गया फिर तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। अगर मेरी इंटेंशन ही यही है कि मैं पैसा तो दूंगा, बाहर से भी तो लेना है ना। तुम मेरे पार्टनर्स हो, तुम मुझे कहते हो यार पैसा है, हाँ है बिल्कुल दे देता हूँ, लेकिन मुफ्त नहीं दूंगा। बाहर से कितने का मिल रहा है, 10%, मैं तुम्हें 6 पे दे देता हूँ, मैं तुम्हें 8 पे दे देता हूँ, सब्सिडाइज दे दूंगा। ये जो बैंक्स हैं जितने भी, ये अपने एम्प्लॉय को भी तो लोन देते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर। लोन तो देते हैं, अपने बंदा है उसको दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडाइज रेट के ऊपर। मतलब जहाँ मार्केट में लोन मिल रहा है 18% पे, अपने एम्प्लॉय को शायद वो 12% पे दे दें, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो ठीक है, मैं पैसा दे देता हूँ, पार्टनर हूँ, लेकिन पैसे पे इंटरेस्ट लूंगा। हाँ, मार्केट रेट ना देना, लोअर देन दैट दे दो, लेकिन ये भी ख्याल रहे लोअर देन 6% नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 6% तो दो। इज दैट क्लियर? अगर ना डिसाइड किया जाए क्या चीज, तो 6%, तो 6%। सर अगर तीनों कंट्रीब्यूशन करें हैं, एडवांस कंट्रीब्यूशन तीनों, तो फिर तीनों 6% पे लेंगे। हमने तो एडवांस की अमाउंट पे बिजनेस ने देना है, बिजनेस एज इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होगा और अलाउड है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की शर्त नहीं है। प्लीज पढ़े जरा फिर एक दफा। जी जी, स्पेसिफिक कर दिया, एग्रीमेंट कर लीजिए 10%, तो फिर 10%। वही मैंने कहा ना, यू में डिसाइड अ हायर परसेंटेज। आप हायर डिसाइड कर लें, लोअर नहीं कर सकते क्योंकि लोअर बेंचमार्क डिसाइडेड है ऑलरेडी। 6% से कम का लोन नहीं मिलने वाला। जी प्लीज। Interest on advance loan from partner. Where a partner makes for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, he is entitled to interest on it at the rate of 6% per annum or as agreed upon. Clear? That's great. Example 16 please. Sorry? पढ़ ले, बाकी पढ़ने दे, लड़ पड़ेंगे मेरे से। सो हम देख रहे हैं साथ साथ हम डिफॉल्ट प्रोविजन भी डिस्कस करते जा रहे हैं और एग्रीमेंट की प्रोविजन भी डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम ना आए। इनके साथ छोटे छोटे आर लिखते जा रहे हो ना कि हम राइट्स डिस्कस कर रहे हैं। ये वाले हमने ड्यूटीज बीच में से छोड़ते चले जा रहे हैं, हम ड्यूटीज डिस्कस नहीं कर रहे अभी। Oh, really? अच्छा, दो मिनट दे दो, और 2 मिनट। मैं आज एक्चुअली पिछली क्लास में लेट हो गया था। आजकल मैं बाय चॉइस लेट नहीं आता, बाय डिफॉल्ट चल रहा है आजकल। चलो जी, राइट्स टू बी इंडेमनिफाइड। देखो बेटा, पार्टनर है ना, पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा करता है तो यूजुअली अगर वो फर्म का खर्चा है तो फर्म को पे करना चाहिए ना। बिजनेस का एक्सपेंस है तो बिजनेस को पे करना चाहिए। देखो, तुम्हारा
अक्सर आप कभी इंडस्ट्री को देखो, बिजनेस को, तो ड्राइवर अगर जाता है आपकी कार लेके और आपकी कार में वो फ्यूल ना हो तो वो क्या कहता है, पैसे दें, या अगर वो जेब से डलवा दे तो क्या करता है, आके फ़ौरन पैसे रिकवर करता है। क्यों? क्योंकि वो भी इस बात को समझता है ये मेरा पर्सनल खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का खर्चा है। तो पार्टनर भी तो फिर इंसान है ना, वो भी फर्म की गाड़ी लेके जा सकता है, पेट्रोल पल्ले से डलवा सकता है, आके कहेगा ये फर्म के पल्लों का खर्चा है, हम तीनों शेयर करेंगे। शेयर उसने भी करना है लेकिन तीनों ने करना है ना, एक्स वाई गायब कर दिया, XYZ ने शेयर करना है ना। हाँ, जैसे हॉस्टल में करते हैं कि भाई टोटल का खाना खाया, चलो डिवाइड करो, डिवाइड बाय 5 लोग, ठीक है, हाँ बिल्कुल सारा डिवाइड होता है। सो इनफैक्ट आपने और अगर आप फॉर एग्जांपल अब खाना खा रहे हो, ये रोटियां ले आया, तो ये आखिर में कहते हैं ना वो इतने की रोटियां भी आई हैं, लगा ले बीच में, जो भी व्हाटएवर। इसका मतलब वो जो आप शेयरिंग कर रहे हो, इनफैक्ट आप सबके बिहाफ पे जब एक्सपेंस करते हो तो आप आके कहते हो कि जनाब मैंने आपके सबके बिहाफ पे किया, अब आप इसे शेयर कर लें। हिस्सा रोटी के पैसे इसने भी देने हैं लेकिन सारे के नहीं देने ना। तो पार्टनर भी तो यही चीज़ है, आप सब मेरे पार्टनर्स हो, मैं आपके बिहाफ पे को खर्चा कर लेता हूँ तो मैं चाहूँगा मैं आके आपसे वो खर्चा रिकवर करूँ। इज दैट क्लियर? लेकिन अब एक बात तो समझ आती है कि खर्चा फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होना चाहिए कि फर्म मेरी जो बिजनेस कर रही है उसी में, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे एक कस्टमर तक माल पहुंचाना है केमिकल, तो यस मैंने उसके लिए जो खर्चा पे किया है वो फर्म का खर्चा है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं कोई और डील कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कोई राइस की, किसी और चीज़ की, किसी गुड्स की, और वो आके कहूँ ये फर्म का खर्चा है, ना वो फर्म का नहीं, वो मेरा पर्सनल खर्चा है। सो जो खर्चा मैं फर्म के बिहाफ पे करूँगा, फर्म की किसी एक्टिविटी के लिए करूँगा, वो मैं फर्म से रिकवर कर सकता हूँ। और हम अगर आपको याद है हमने एक पार्टनर की टाइप पढ़ी थी, पार्टनर्स इन इमरजेंसी ओनली, कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आए, स्टॉक डैमेज हो रहा है, एक पार्टनर ने फ़ौरन से पहले लेबर कॉल की, लोडिंग अनलोडिंग करवाई, खर्चा किया, तो वो खर्चा आपसे रिकवर कर सकता है बाकी फर्म से। वही कॉन्सेप्ट, क्या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं इमरजेंसी सिचुएशन में कर रहा हूँ या मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कर रहा हूँ, अगर मैं फर्म के बिहाफ पे खर्चा कर रहा हूँ तो फिर ये फर्म का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, मेरा नहीं है। मैं क्या करूँगा, रीइंबर्स्ड। इज दैट क्लियर? चलें पढ़े जी। पार्टनर्स टू राइट टू बी इंडेमनिफाइड। Every partner has a right to claim indemnity from the firm in respect of payments made or liabilities incurred by him. यानी उसने कोई पेमेंट कर दिया या कोई लायबिलिटी इनकर कर लिया। In ordinary and proper conduct of the business. बिल्कुल ठीक है ये बात। And in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as. और वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसने फर्म को लॉस से बचाया है। As would be done by a person of ordinary prudence, जैसे कि कोई बंदा करता, इसकी जगह कोई और होता तो अपने आप को बचाने के लिए अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस जो वो एक्टिविटी करता, इस पार्टनर ने भी वही की है। ठीक है जी बिल्कुल। तो एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ऑन केस अंडर सिमिलर, अगर ऐसे सेम सर्कमस्टांसेस आते और जो मैं एक्शन लेता, लाइक मेरा अपना स्टॉक होता तो मैं क्या करता, फ़ौरन से पहले लेबर कॉल करता, चीज़ों को, स्टॉक को रीलोकेट करता ताकि वो डैमेज ना हो। तो मैंने यही एक्शन फर्म के बिहाफ पे लिया है। तो बेशक मैंने बाकियों से इजाज़त नहीं ली लेकिन ये खर्चा मैंने फर्म के लिए किया। इज दैट क्लियर? सो दो तरह के खर्चे मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ जो मैं रीइंबर्स कर सकता हूँ। नंबर 1 ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नंबर 2 कि जो मैंने इमरजेंसी सिचुएशन में किए और मेरी जगह अगर मेरा अपनी चीज़ भी होती तो मैं यही खर्चा करता। इज दैट क्लियर? चलो एग्जाम्पल ज़रा 17 देखो, 17 प्लीज़ एक दफ़ा देखो। जी डन। यहाँ तक सारी राइट्स जो हैं ये कवर हो गए हैं। बाकी अब क्या है, ड्यूटीज हैं। एक आधी पढ़ लें ड्यूटीज, 5 मिनट लगा लें, नहीं बस हो गई है। चलो अल्लाह ताला आप सबको प्लीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट कर ले जिस